तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनी विजडम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अली वेटनी विजडम में। कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कैटल फीड का काम करना एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। और जिस तरीके से मतलब डेयरी व्यवसाय बढ़ रहा है, डेयरी का कारोबार बढ़ रहा है इंडिया में, तो कैटल फीड प्लांट लगाने में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के पास जो नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कैटल फीड होता क्या है। जो हमारे पशु होते हैं, जो दूध देते हैं, डेयरी पशु जिन्हें कहा जाता है, डेयरी एनिमल्स कहा जाता है, उनको खाने के लिए भूसा, घास, जो हरा चारा होता है, उसके अलावा कुछ और पोषक तत्व दिए जाते हैं। एनर्जी रिच, प्रोटीन रिच फीड दिया जाता है, जिसे कैटल फीड या पशु आहार कहा जाता है। इससे उनकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है और फर्टिलिटी बढ़ती है। और जितना हम उनसे प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसकी आपूर्ति उस एनर्जी रिच राशन के ज़रिए या कंसंट्रेट के ज़रिए की जाती है, जिसे कैटल फीड कहा जाता है। कितना कैटल फीड दिया जाता है एक पशु को, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो पशु कितना दूध दे रहा है या अपनी लैक्टेशन की किस स्टेज में है। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में जब पशु दूध देना शुरू करता है, तो उस टाइम वो उसका जो फीड इनटेक होता है वो कम होता है, लेकिन धीरे-धीरे करके उसका फीड इनटेक बढ़ता चला जाता है। लेकिन शुरुआत में दूध ज़्यादा दे रहा होता है, तो इस वजह से बॉडी के अंदर से जो उसका वज़न है एक तरीके से वो कम होने लगता है। वो ही दूध में कन्वर्ट होने लगता है, वो वज़न जो होता है उसके अंदर फैट है, मसल्स के अंदर प्रोटीन है। इस वजह से वज़न शुरुआत में कम होता है। तो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि एक पशु कितना फ़ीड एक दिन में खाता है। तो ये लगातार उसकी जो लैक्टेशन साइकिल होती है उसमें चेंज होता रहता है। और मेनली इसी बात के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमें उसे कितना फ़ीड देना है। इसके अलावा कभी स्ट्रेस में होता है पशु या बीमार होता है, उस दौरान भी पशु कम खाना मतलब कम खाता है। तो कितना प्रोपोर्शन फीड का दिया जाता है, ये इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। तो कौन से कॉमन टाइप के कैटल फीड मार्केट में मिलते हैं? देखिए, कई तरीके के कैटल फीड आते हैं, अलग-अलग कंपनियां बनाती हैं। और अलग-अलग जो स्टेजेस होते हैं एनिमल की, उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड फीड बनाए जाते हैं। जैसे कि काफ फीड आता है, काफ फीड में काफ स्टार्टर आता है, मिल्क रिप्लेसर आता है। जैसे जैसे बड़ा एनिमल बड़ा होता चला जाता है, तो ग्रोअर फीड आता है, हीफर फीड आता है। इसके बाद ट्रांजिशन फीड आता है। और ट्रांजिशन फीड के बाद एक जो बड़ा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा चलता है, वो है लैक्टेशन फीड। लैक्टेशन फीड में भी कई तरीके के फीड आते हैं। उसमें सबसे मतलब जो उनको क्लासिफाई किया गया है, वो इस बात से किया गया है कि उनके अंदर कितना प्रोटीन और फैट होता है। जैसे मार्केट में 24% प्रोटीन का भी फीड मिलते हैं, 23% के, 22% के, 20% के या 18% के प्रोटीन के फीड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। और उसी बेसिस पे जो हमारे पशु होते हैं, मान लीजिए अगर कोई पशु कम दूध उत्पादन कर रहा है, तो उसे कम प्रोटीन का दाना दिया जाता है और ज़्यादा उत्पादन करने वाले को ज़्यादा प्रोटीन का फीड दिया जाता है। तो अलग-अलग स्टेजेस के हिसाब से अलग-अलग फीड होते हैं। इंडियन मार्केट में इसका जो स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की जो मतलब आबादी है पशुओं की, उसका 5वां हिस्सा इंडिया में मिलता है। और दूध प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफ़ी होता है, हम नंबर 1 हैं मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। और ये व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा स्कोप इंडियन मार्केट में कैटल फीड का है, बशर्ते आप उसे अच्छी तरीके से जो बिज़नेस है उसकी समझ रख के इस फील्ड में आएँ। अगर इनपुट मटेरियल की बात करें कि इसमें क्या-क्या ज़रूरी होता है कैटल फीड को शुरू करने के लिए, कैटल फीड प्लांट को या इस कारोबार को शुरू करने के लिए, तो कुछ बेसिक कंपोनेंट ये होते हैं कि एक तो आपके पास जगह होनी चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे आप अपना फीड प्लांट लगा सकें। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो मशीनरी है,
खास तौर से जो ग्राइंडर है, मिक्सर है, और उसके बाद पैलेटिंग मशीन आती है जो जिसे पशु आहार बनता है, जिससे गोलियाँ बनती हैं या पैलेट्स बनते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए जो मशीन को ऑपरेट कर सके। एक आपके पास फीड फॉर्मूलेशन होना चाहिए हर एक स्टेज के हिसाब से, और सीज़न के हिसाब से भी ये फीड फॉर्मूलेशन बदलते रहते हैं। ये आपके अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की, जैसे ग्रेन्स हैं, मक्का है, चावल की किनकी है, गेहूँ है, जो भी स्पेयर ग्रेन्स होती हैं, उन्हें भी यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट जैसे डीडीजीएस है, खल है, ऑयल केक्स या डी ऑयल केक्स जो आते हैं मार्केट में। उसके अलावा फिर दवाइयाँ जो इसमें पड़ती हैं, एडिटिव्स पड़ते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस के लिए जो एडिटिव्स पड़ते हैं, उन सब का इनपुट इसमें ज़रूरी होता है। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोर्स डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डी-कैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में
कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। आईएमएन पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। आईएमएन पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। तो और साथ साथ जब हम ये इनपुट यूज़ करते हैं तो हमें इसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को भी जानने की ज़रूरत होती है। तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे मक्का है, मक्का आप खरीद रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, फंगस ना हो, मतलब विजिबल, अगर आप विजिबली उसे देखें तो कोई विजिबल उसमें डिफेक्ट ना हो, काली ना हो मक्का। इसी तरीके से जो और इंग्रेडिएंट हैं, जैसे खल है, सरसों की खल है, कपास की खल है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। कई बार यूरिया भी फीड में मिलाया जाता है ना। नमक है, मिनरल मिक्सचर है, बफर्स हैं, टॉक्सिन बाइंडर हैं। इन सब चीज़ों को, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को हमें लेकर कैटल फीड बनाना होता है। तो ये मोटा मोटा इनपुट्स जिन्हें कहा जाता है बिजनेस शुरू करने के लिए, वो होते हैं। फिर आती है प्रोसेस की बात कि ये प्रोसेस कैसा होता है कैटल फीड बनाने का। देखिए, कैटल फीड जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राइंडर में जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो बड़ा रॉ मटेरियल होता है, उसे हम बारीक दरदरा कर लेते हैं। तो उसके लिए हैमर मिल आती है एक, तो हैमर मिल को इस्तेमाल किया जाता है। जो आटा पीसने वाली जो गेहूँ पीसने वाली चक्की होती है जिससे आटा बनता है, उसे इस्तेमाल कैटल फीड बनाने में नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत बारीक उसे कर देती है, ग्रेन्स को बहुत बारीक कर देती है। और ग्रेन्स बहुत बारीक होने की वजह से जब र्यूमेन में जाते हैं, कैटल के पेट में जाते हैं, काऊ के पेट में जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होके एसिड बना लेते हैं और पशु को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। तो हमें हैमर मिल लेनी होती है इस काम के लिए। हैमर मिल ही प्रॉपर कैटल फीड बना पाती है। तो वो प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है। तो जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया, और जाहिर सी बात है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर या कुछ और एक्सट्रेनियस मटेरियल नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम उसे क्या फीड ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। जब वो पिस जाता है, उसके बाद उसे मिक्सर में डाला जाता है। साथ साथ कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं जो एडिटिव्स वगैरह होते हैं कैल्शियम फास्फोरस के लिए, टॉक्सिन बाइंडर या और प्रोबायोटिक वगैरह जो बताए मैंने अभी इनपुट वाले पार्ट में, वो डाले जाते हैं। और फिर वहाँ से ये, अगर मैश फीड आपको बेचना है तो यहीं पे मिक्सिंग करके उसे कट्टों में भर दिया जाता है। अदरवाइज़ क्या करते हैं कि उसे फिर एक और मशीन में डालते हैं जो पैलेटिंग मशीन होती है। वहाँ पर स्टीम से उसे थोड़ा सा पकाते हैं, थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं, और जब वो मॉइस्ट हो जाता है, एक तरीके से गूंथ जाता है, जैसे आटा गूंथता है इस तरीके से गूंथ जाता है वो फीड, तो फिर उसे एक पैलेट के अंदर से प्रेशर दे के निकालते हैं, वहाँ से पैलेट निकलने लगती हैं। ये पैलेट अमूमन 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर की होती हैं और मार्केट में ये पशु आहार के नाम से फिर बिकती हैं। तो ये तो सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। अगर बिज़नेस का प्रोसेस हम देखें तो उसमें यही होता है कि हमें बैग्स अपना, एक तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है,
कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब जब वीडियो आगे आएगा तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन जो बिजनेस का फ्लो होता है वो ऐसा होता है कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अपना एक ब्रांड बनाते हैं, उस ब्रांड को प्रॉपर रजिस्टर करते हैं जीएसटी वगैरह लेकर, और उसके अंदर उस बैग के ऊपर प्रॉपर जो फीड के अंदर कंटेंट है, जो प्रोटीन है, फैट है, ऐश है, उसका प्रॉपर उस बैग के ऊपर छापा जाता है, उसे प्रिंट कराया जाता है, और फिर डीलर्स के ज़रिए या डायरेक्टली फार्मर के ज़रिए आप उसे मार्केट में सेल करने लगते हैं। तो तरीका यही होता है कि आप डीलर से बात करें, उनके मार्जिन सेट करें, और फिर वो डीलर अगर आपका फीड अच्छा है तो फिर वो डीलर फार्मर्स को बताते हैं कि ये फीड नया आया है, इसे इस्तेमाल करके देखिए अच्छे रिजल्ट हैं। और फिर अच्छे रिजल्ट अगर फार्मर को मिलने लगते हैं तो फिर वो डिमांड जनरेट होने लगती है। ऑटोमेशन इस फील्ड में अगर देखा जाए कि कितना ऑटोमेशन होता है, तो ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग फेज़ के लिए। और शुरुआत में अगर आप मैश फीड बेच सकते हैं, मतलब जो पैलेट बनाते हैं उसका प्लांट तो काफ़ी महंगा लगता है, लेकिन अगर मैश वाला प्लांट आप लगाना चाहें तो वो 1 लाख रुपए के अंदर लग सकता है, जिसमें आप डेली जो है वो लगभग 4 से 5 टन फीड बना सकते हैं। तो ऐसे प्लांट में, और आजकल क्या हो रहा है कि मैश ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, और मैश अच्छा भी होता है। अगर पैलेट के मुकाबले देखा जाए तो मैश अच्छा होता है। पैलेट में ये रहता है कि पैलेट को ट्रांसपोर्ट करना और एस्थेटिकली वो अच्छा लगता है देखने में। उन्हें कट्टों में भरना आसान होता है, ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, हैंडलिंग आसान होती है पैलेट्स की। इस वजह से पैलेट्स बनाते हैं, और वो थोड़ी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी मैश फीड से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आसपास के जो आपके क्षेत्र के फार्मर्स हैं उनसे बात करें, अच्छी क्वालिटी दें उस फीड की, जिससे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलें। इसके अलावा जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं कैटल फीड बिजनेस में, जो बीआईएस या आईएसआई मार्क वाले या एग मार्क वाले जो नॉर्म्स होते हैं उन्हें फॉलो किया जाता है। तो ये जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं ये क्लेफमा है या बीआईएस है उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये रिकमेंडेड होते हैं, इन्हें फॉलो करना सही रहता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। एक तरीके से इनका कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड होते हैं। और अगर उन्हें चेक कराया जाए फीड को और आपके अंदर वो कंटेंट ना निकले तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि जेन्युइनली काम करें, और जो आप बैग पे लिख रहे हैं वो आप कंटेंट उसमें दें। ज़्यादातर यही बैग के ऊपर लिखा जाता है कि उसके अंदर प्रोटीन कितना है, ईथर एक्सट्रैक्ट कितना है। ईथर एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो ऑयल कंटेंट है वो कितना है, और ऐश कितनी है, कैल्शियम फास्फोरस का कितना कंटेंट है, विटामिन ए कितना है। तो लिखने को कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 4-5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और इसी से क्वालिटी डिसाइड होती है। और एक क्वालिटी ये होती है कि फीड के अंदर टॉक्सिन्स ना हो, या टॉक्सिन्स बहुत कम हो। रिकमेंडेड जो उसके लेवल्स हैं उससे कम टॉक्सिन्स होने चाहिए। रॉ मटेरियल का जो वेस्ट है, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस में वो यही होता है कि 2 से 5% तक जब हम फीड बनाते हैं तो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, डस्ट में उड़ जाता है या धूल में चला जाता है वो, और या नीचे गिर जाता है जो फीड में नहीं डल पाता। तो इस चीज़ को भी हम अपने फीड में कंसीडर करके चलते हैं। तो मशीनरी ज़रूरी होती है, मतलब ये काम शुरू करने के लिए। आटा चक्की वगैरह से लोग सोचते हैं कि उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो सबसे मतलब ख़राब विचार है, और उससे आपका बिज़नेस शुरू में ही ठप हो सकता है, क्योंकि उससे अच्छा फीड नहीं बनता, क्योंकि वो इतना उस लेवल का पार्टिकल नहीं बना पाता जो हमारे एनिमल्स को चाहिए होता है। इसके अलावा कितना एरिया लगता है एक स्मॉलेस्ट और एक ऑप्टिमल बिजनेस मॉडल बनाने में। देखिए, एरिया के लिए हमें ये ज़रूरी होता है देखना कि हम कितना बड़ा प्लांट या कितना बड़ा बिजनेस अपना करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप महीने के 1000 बैग सेल करें, 50 किलो का एक बैग होता है, और 1000 बैग एक महीने में सेल करना चाहते हैं, तो आपको प्लांट जो लगाना होगा वो नॉर्मल मैश प्लांट लगा सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच में होती है, जिसमें ग्राइंडर भी आ जाता है,
और मिक्सर भी आ जाता है। और इसके लिए आपको लगभग 200 गज़ की जगह चाहिए होती है, और जगह ऐसी होनी चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड हो, जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा जा सके। लकड़ी के फट्टों के ऊपर बोरे रखने चाहिए, रोडेंट्स वगैरह जो चूहे होते हैं या गिलहरियाँ या और कीड़े वगैरह से बचाव का पूरा प्रबंध होना चाहिए वहाँ पर। तो 200 गज की जगह में काफ़ी रहता है। तो ये जगह ऐसी ना हो कि जहाँ पर वेंटिलेशन ना हो। वेंटिलेशन नहीं होगा तो जो हमारे ग्रेन्स हैं वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, डैम्पनेस आ जाती है और उसमें फंगस ग्रो होने के चांस हो जाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी बनती है, रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है, फीड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर वो उसमें फंगस ग्रो होने के चांस हो जाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी बनती है, रॉ मटेरियल ख़राब हो जाता है, फीड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। तो ऊपर छत की जगह मतलब एस्बेस्टस की टीन डाली जा सकती है, और 6 फीट की या 4 फीट या 5 फीट जिस भी हिसाब से दीवारें बनाई जा सकती हैं, और ऊपर जाली लगा लगा के तो एक वेल वेंटिलेटेड एरिया बन जाता है, जिससे ग्रेन्स भी हमारे सही रहते हैं और डैम्पनेस नहीं आती, ह्यूमिडिटी नहीं बनती है अंदर, और हमारा रॉ मटेरियल भी ठीक रहता है, और ऐसा मतलब जो प्रेमाइसिस है बनाने में खर्चा भी कम आता है। तो 200 गज में आप एक प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटे लेवल का, जो एक आदमी ही जिसे रन कर सकता है, और इसमें से अर्निंग भी ठीक ठाक हो जाती है। 1000 बैग बेचने पर लगभग आप 50 से 75 हज़ार रुपये महीना तक कमा सकते हैं, सब खर्चे निकालने के बाद। अगर लेबर की बात की जाए, मैन पावर कितनी रिक्वायर होती है, तो अगर हम, जैसे मैंने बताया अभी, कि अगर हमें 1000 बैग महीने के बेचने हैं तो डेली हमें लगभग 1.25 टन फीड बनाना होता है। तो 1.25 टन फीड का मतलब है कि लगभग 1750 किलो। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लेबर हमें नहीं चाहिए। अगर 2 लोग भी हमने रखे हुए हैं तो उन 2 लोगों से ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा सुपरवाइज़र के लिए जो मालिक होता है उसे ही वो काम करना चाहिए, क्योंकि प्लांट छोटा है। अगर आप जैसे-जैसे काम बढ़ाते हैं तो फिर कोई मैनेजर वगैरह रखा जा सकता है उस काम के लिए। लेकिन अधिकतर लोग जो छोटे प्लांट चलाते हैं, इवन मतलब 5000 बैग भी अगर महीने के बेचते हैं, तो वो खुद ही उसे सुपरवाइज़ करते हैं, और 2 या 3 लेबर में वो काम हो जाता है। क्योंकि 1 टन या 2 टन फीड बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 घंटे लगते हैं। और इसमें ये भी रहता है कि जैसे आप 5 या 7 दिन का फीड बना के रख लेते हैं, तो उसको जब 5-7 दिन का फीड एक बार बना के रख लिया, तो फिर उसकी मार्केटिंग होती रहती है, जैसे ऑर्डर आते रहते हैं उस हिसाब से जाता रहता है माल। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये टाइम टू टाइम एज़ ए मैनेजर आपको खुद ही देखनी होती हैं। यहाँ पर तो जस्ट एक मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि लेबर का ऐसा है कि अगर वो काम ना करना चाहे, या प्रॉपर आप उसे सुपरवाइज़ ना करें, मैनेज ना करें, तो वो दिन भर बैठे भी रह सकते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, उन्हें हर चीज़ के लिए कहना पड़ता है। तो ये एफ़िशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है लेबर की, कि किस टाइप के लोग हैं और कितना एफ़िशिएंटली वो अपना काम कर रहे हैं। फिर आती है बात किस तरीके से इस काम को शुरू करें, और इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो तरीका जो होता है काम शुरू करने का, वो तो मैंने जैसे अभी आपको बताया। इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो लगभग हमें मतलब 1000 बैग अगर हमें महीने के बनाने हैं, तो इसका मतलब है 50 टन फीड हम बना रहे हैं। तो 50 टन फीड में किस कैटेगरी का फीड बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है रनिंग कॉस्ट। क्योंकि आप कच्चा माल बाहर से लेंगे, उसका फीड बनाएंगे और फिर मार्केट में बेच देंगे, तो ये तो रनिंग कॉस्ट हो जाती है। एक होती है फ़िक्स कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट बनाने के लिए आपको एक उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फ़ीड प्लांट के लिए, जिसमें आप फ़ीड प्लांट लगाएंगे, और फ़ीड प्लांट का खुद का खर्चा। तो इसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपया लग जाता है। 200 गज़ की जगह पे सिविल वर्क करवाना और फिर उसमें मशीन ला के रखना, 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा इसमें हो जाता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं। पुरानी चीज़ें कई बार मिल जाती हैं, है ना? तो उन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं लोग। तो वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो 4 से 5 लाख रुपए मोटा-मोटा हम एक छोटे मॉडल के लिए लगा के चल सकते हैं। तो 1000 बैग में अगर रनिंग कॉस्ट देखी जाए, तो आप अगर ₹25 किलो भी फीड को बेचते हैं मार्केट के अंदर,
तो लगभग 1000 बैग बेचेंगे तो 12.5 लाख रुपए का आपका टर्नओवर महीने का होगा। तो इसमें से लगभग 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में मतलब आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर वो उसमें से 75,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की मार्केटिंग हो रही है। शुरू में मार्जिन कम रहता है, मतलब जब डीलर को मार्जिन दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें देखते हुए मतलब कुल मिला के आपको 15 लाख रुपए के करीब का कॉस्टिंग या इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाते हैं। हालाँकि जो लोग इसे कर रहे हैं, वो इसके कुछ और मतलब इससे ज़्यादा ही कमाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा कम करके यहाँ पर बताया है। लेकिन जब आप बिज़नेस करने लगते हैं, एक बार शुरू हो जाता है, तो आपको खुद ही उन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर पैसे बचाए जा सकते हैं और कहाँ पर अ, उसे इम्प्रूव किया जा जा सकता है। तो स्मॉल स्केल कैटल फीड बिज़नेस को की जो कॉस्ट होती है सेटिंग करने की, उस बिज़नेस को सेट करने की, उसमें लगभग 15 लाख रुपए तक लग जाते हैं, जिसमें आप लगभग 1000 बैग महीने के बेचना आपका टारगेट होता है। लेकिन ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा कैटल फीड प्लांट जो हमने लगाया है, जो जिसका मैंने बताया कि जो 1 लाख रुपए के करीब आता है, जो मैश का प्लांट होता है, वो लगभग 5,000 बैग्स महीने के उससे बनाए जा सकते हैं, अगर आप सही से बिज़नेस को फ़ॉलो करें तो। तो ऐसा नहीं है कि ये तो हमने एक शुरुआत बताई है कि 1000 बैग आपको बेचने हैं, और जैसे-जैसे स्केलिंग अप होती चली जाती है काम की, आप उसका बढ़ाते चले जाते हैं वॉल्यूम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती चली जाती है। ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसा बताया बताया मैंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपको बनाना है, तो अगर 200 गज़ का प्लांट मत की जगह अगर आप ले रहे हैं, तो ये सोच के लीजिए कि अगर आगे मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो आसपास मेरे पास जगह होनी चाहिए। तो 200 गज़ के एरिया में कंस्ट्रक्शन करवाई जा सकती है, और 1000 से लेके 5000 बैग पर मतलब मंथ का वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है, या थोड़ी और जगह भी अगर आपको लगता है कि आपके पास है तो और भी जगह ले सकते हैं, लेकिन फिर वो सिविल वर्क बढ़ जाता है। बिल्डिंग कोई बहुत हाई-फाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेल वेंटिलेटेड जगह हो जिसमें से हवा का गुज़र होना चाहिए। तो 20 फीट से चौड़ी बिल्डिंग ना बनाएँ। लंबी आप चाहे कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 20 फीट से चौड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें आपको एग्ज़ॉस्ट फैन वगैरह लगाने पड़ेंगे, ताकि जो माल रखा गया है या रखा जा रहा है वो ख़राब ना हो। डैम्पनेस नहीं आनी चाहिए मतलब उस जगह पर जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है। ऊपर एस्बेस्टस की शीट लगा सकते हैं, या फिर लिंटर डाल के जैसा आप चाहें वैसा वो बना सकते हैं अपने मतलब उसके हिसाब से, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, जैसा आप आगे के लिए सोच रहे हैं। मीटर की ज़रूरत होती है, पावर जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत में क्या है कि जैसे मैंने ये वाला बताया प्लांट, ये तो सिंगल फेज़ पे भी चल जाता है, इसे जनरेटर पे भी चला सकते हैं आप। लेकिन जैसे-जैसे ये मतलब बढ़ता है प्लांट का, वो बढ़ेगा तो आपको 3 फेज़ कनेक्शन भी लेना होगा। तो कमर्शियल कनेक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए आस-पास ट्रांसफ़ॉर्मर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। है ना? तो वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन कराने लगे, वेल्डर आएगा, उन्हें भी ज़रूरत होगी बिजली की, है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रख के चलना चाहिए। बाकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स यही रहती हैं बिज़नेस की कि मतलब कोई जो हज़ार्डस चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हमने जो हमारे यहाँ मक्का, गेहूँ या जो भी चीज़ है, खल वगैरह आई हुई रखी रहती हैं, उनके लिए हम फिर बेड्स रखते हैं, जो चूहे हैं कि चूहे नुकसान ना करें, और जो ग्रेन्स खाते रहते हैं उनसे बीमारियां भी फैलती हैं। तो जो बेट रखी जाती है जहरीली, वो ऐसा ना हो कि फीड में आ जाए और फिर वो नुकसान हो, कहीं को फीड जाए तो फिर वहाँ पे कैजुअल्टी हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना होता है। अब आती है बात रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की कि क्या रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इसके लिए चाहिए होते हैं। देखिए, मैं जो यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कैटल फीड प्लांट का, तो मेरा काम बेसिकली टेक्निकल है, फीड फॉर्मुलेशन करना और किस तरीके से इसको फॉर्मुलेशन को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है जिससे एनिमल हेल्दी रहें, अच्छा प्रोड्यूस करें, उनकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो मेरा एक्सपर्टाइज़ तो ये है,
लेकिन जितना मतलब मुझे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं, पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे जो मेरी मतलब बात होती है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ और हो सकता है इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो और आप इसकी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो और चीज़ें भी आपको हो सकता है पता चलें। तो अपने सीए से या जो आपका बिज़नेस एडवाइज़र होगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, उससे वो आप इन्हें और कंफर्म कर सकते हैं अपने लीगल एडवाइज़र से, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर आप किसी गाँव वगैरह में शुरू कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत का एक एनओसी लेटर लेना होता है। मतलब गाँव में जो लैंड है, क्योंकि गाँव में अक्सर क्या होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड ही होती है और एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर हम बिज़नेस को शुरू नहीं कर सकते। तो लैंड का इंडस्ट्रियल कन्वर्जन होता है ना? तो उसके लिए नॉन एग्रीकल्चरल जो कन्वर्जन होता है, नॉन एग्रीकल्चरल जो काम करेंगे आप, तो उसके लिए उसका कन्वर्जन कराना पड़ता है। इसके लिए कलेक्टर जो होता है, डीएम होता है, वो एक लेटर या सर्टिफिकेट इशू करता है ना? तो उसकी एनओसी लेनी पड़ती है, उसकी जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं ये आपको वहीं पे पता चल जाएंगी, जो एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट होती है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं किया जाता। अदरवाइज अगर आप शहर के आसपास कर रहे हैं तो वहाँ पे जो नगर पंचायत होती है या नगर पालिका होती है, वहाँ से इस काम को किया जाता है। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उससे एनओसी लेनी होती है। दो लाइसेंस वहाँ से लिए जाते हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का कि भाई हम एक प्लांट अपना लगा रहे हैं, कमर्शियल प्लांट है जिसमें हम फीड बनाएंगे, एक तो वो लाइसेंस लिया जाता है और एक रनिंग का लाइसेंस लिया जाता है कि उसमें यही बताया जाता है कि कितना वेस्ट निकलेगा इससे और कहाँ पे हम इसका ड्रेन करेंगे, पानी कहाँ पे जाएगा और जो वेस्ट निकलेगा उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, किस टाइप का वेस्ट निकलेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है उससे एनओसी हमें लेनी होती है। इसके अलावा जो डायरेक्टरेट है, इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं सब्सिडी वगैरह के लिए कि वहाँ पे अगर कोई सब्सिडी या स्कीम आई हुई होती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ ज़रूर इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वो एमएसएमई डिपार्टमेंट होता है, जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम स्केल जो एंटरप्राइज होती हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशंस होते हैं। और इसमें एक और आता है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। तो इसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा ये इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। तो इनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। इसके अलावा जीएसटी लिया जाता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी होता है, कमर्शियल काम करने के लिए भले ही उसमें जीएसटी ना हो, 0% रिटर्न आपको भरना पड़े, लेकिन जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि रॉ मटेरियल जो आप खरीदेंगे उन पे तो जीएसटी लगता है ना। मान लीजिए मस्टर्ड आ रही है, मस्टर्ड डीओसी ले रहे हैं आप, सोया डीओसी ले रहे हैं, राइस डीडीजीएस आ रहा है, इन सब चीज़ों पर जीएसटी लगता है। लेकिन जो फीड है आपका उसके ऊपर 0% जीएसटी होता है। तो इस वजह से एक वो लिया जाता है, मतलब जीएसटी नंबर लिया जाता है ताकि आप बिजनेस को शुरू कर सकें। एक उद्यम आधार होता है, अब बिजनेस शुरू करने वाले हैं उसका एक आधार बनता है और वो लिया जाता है। जो आधार वाली साइट है, उद्योग आधार या उद्यम आधार इसे कहते हैं, आधार कार्ड वाली साइट है, वहीं पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो दिए जाते हैं, उसके बाद आपको वो उद्यम आधार मिल जाता है। इसके अलावा बीआईएस, जैसा मैंने पहले बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो रिकमेंडेशन होता है, उनके सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। वो फिर आप बीआईएस का जब सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है तो आप अपने उस पे भी उसका नंबर मतलब लगा सकते हैं। इसके अलावा आईएसओ के भी वो मिलते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होती है, वो अपने मतलब वो देते हैं फूड सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए, तो वो भी लिए जा सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं है लेकिन ले लेते हैं तो उससे मार्केटिंग वगैरह में आसानी रहती है। बाकी जब कैटल फीड प्लांट लगाते हैं तो उसमें मोलेसिस की ज़रूरत होती है। शीरा जो होता है, गन्ने की जो चीनी मिल्स वगैरह होती हैं जहाँ गन्ना प्रोसेस होकर चीनी बनती है, वहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे शीरा या मोलेसिस कहते हैं। मोलेसिस का कैटल फीड में बहुत यूज़ होता है और लगभग हर कैटल फीड में पड़ता है और सस्ता भी होता है। तो मोलेसिस को परचेज करने के लिए, लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से
मोलेसिस का लाइसेंस मिल जाता है परचेज करने का। हालांकि लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट से मोलेसिस का लाइसेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परमिशन लेनी। वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि हम ये वाला काम करने वाले हैं और हमें इतनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें वो कनेक्शन देने की कृपा करें। तो बाकी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाले वो देखते हैं कि इनका ये काम अब शुरू होने वाला है। मान लीजिए आप पहले ही वहाँ पे चले गए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन नहीं मिली या ग्राम पंचायत से नहीं मिली, आपकी एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें इस वजह से लास्ट में फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही जाती है, कनेक्शन तो मिल ही जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनकी परमिशन ली जाती है और वो लोग फिर सैंक्शन ग्रांट करते हैं कि आपको कितनी बिजली की ज़रूरत होगी। अगर आपका छोटा प्लांट है, जैसे मैंने बताया सिंगल फेज में चल जाता है, तो कमर्शियल मीटर नॉर्मल वाला उसमें आपका लग जाएगा। अदरवाइज थ्री फेज कनेक्शन लेना होता है तो एक अलग से लाइन आती है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना पड़ता है उसके लिए, तो वो एक अलग प्रोसीजर होता है। तो जैसा भी आपका प्लांट प्लांट है उसके हिसाब से आप उसे ले सकते हैं। तो ये टोटल जो भी इसके बारे में एक मोटी-मोटी नॉलेज थी, हालाँकि तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। हालाँकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया है कैटल फीड प्लांट शुरू करने का। वो होता क्या है, कैसे होता है, इसके लिए आपको और ज़्यादा थोड़ा जानने की ज़रूरत है। बाकी मेरी हेल्प ये रहती है कि मैं आपको फ़ॉर्मूलेशन बना के मतलब दे सकता हूँ, अच्छी क्वालिटी का फ़ॉर्मूलेशन देते हैं। हम प्रीमिक्सेस देते हैं जो कैटल फीड है, अच्छा कैटल फीड बनाने के लिए, और कम रेट्स में अच्छा फीड कैसे बना सकते हैं जो कि मार्केट में चल सके, आपकी ब्रांड वैल्यू बना सके, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हो सकता है और भी लोग देखें जो ऑलरेडी प्लांट ये लगाए हुए हों, तो वो भी अपने कमेंट से बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई चीज़ छूट गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।